तो साबरमती से चला अतीक अहमद शाम 6 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा। जेल के नियम के मुताबिक अब तक रात का खाना हो चुका है। अतीक को स्पेशल सेल में शिफ्ट भी कर दिया गया। नैनी जेल में अतीक का भाई अशरफ को भी रखा गया। कल दोनों की कोर्ट में 11 बजे पेशी होगी, लेकिन जब से साबरमती से अतीक चला तब से वो खौफजदा, खुलकर बोल नहीं पा रहा। मिट्टी में मिला दिया, रगड़ा जा रहा है, सिर्फ यही कह रहा है। लेकिन अतीक को यह समझ आना बहुत जरूरी है, जबकि संभवतः आ गया कि सिर्फ शुरुआत, क्योंकि योगी की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है, और खास तौर पर माफियाओं के लिए। मिट्टी में मिला देंगे, मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। रगड़ दिया, मिट्टी में मिला दिया, यूं समझिए कि जीते जी मार दिया। मट्टी में तो मिल गए। ये शब्द उस माफिया थी कि जिसने जुर्म की दुनिया में 43 साल तक राज किया, कई परिवारों को जीते जी तबाह कर दिया। मगर अब आदित्यनाथ योगी सरकार ने बता दिया कि यूपी में माफियाओं का डरना क्यों जरूरी है। अतीक, जो कभी खौफ का दूसरा नाम था, आज योगी राज में पनाह मांग रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषा सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड में क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? हम जेल में थे, हमें नहीं पता। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है, वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। न तो माफिया अतीक ने, न उसके परिवार और गुर्गों ने इस दुर्दशा की कल्पना की होगी, लेकिन योगी सरकार ने एक बार फिर बता दिया कि वो जो काम करते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। जहाँ व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो इसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। असल में अतीक को लेकर योगी का मैसेज बिल्कुल आसान है। जितना बड़ा माफिया उतनी बड़ी सजा। अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज, जबकि उसे सिर्फ एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई। ऐसे में अतीक खुद नहीं जानता कि अभी उसकी पेशी कितनी बार होनी है। सच ये भी कि बार बार साबरमती जेल से प्रयागराज तक का सफर खुद किसी सजा से कम नहीं, वो भी तब जब कभी भी कहीं भी गाड़ी पलटने का खतरा हो, एनकाउंटर का खौफ हो। अभी महज 16 दिन हुए जब पहली बार अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था, तो अतीक ने बड़ी ऐंठ से कहा था कि यूपी जाने में काहे का डर। मगर 16 दिनों के अंदर अतीक की भाषा बिल्कुल बदल गई। योगी ने इस माफिया को डर का सही मतलब समझा दिया। तभी तो अतीक चकिया के नाम से कुख्यात ये बदमाश काहे का डर से रगड़ दिया तक आ पहुंचा है। ये योगी के कमिटमेंट का नतीजा कि कभी दूसरों को जीते जी मारने वाले अतीक को अब हर पल अपनी मौत का डर सता रहा है। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो जाहिर है योगी की रणनीति माफिया का खौफ मिट्टी में मिलाने के साथ उसे मानसिक तौर पर तोड़ने की है। हालांकि शायद अभी भी अतीक सीएम योगी को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत भर है। योगी साफ और सख्त लहजे में इस माफिया के एक एक गुनाह करने का हिसाब करने की बात कह चुके हैं। प्रयागराज आते ही अतीक बेहद डरा हुआ है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, खुद को लेकर भी और अपने क्रिमिनल परिवार को लेकर भी। अतीक, आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है।
आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का, बच्चों को उत्पीड़न न करें। क्या आपको डर है कि असुरक्षित है आपके परिजन? ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये माफिया राज का अंत है। आपका क्या कहना है? माफिया राज का अंत है? असल में योगी राज में वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अपराधी एक बार कोर्ट से सजा पाता था, जेल चला जाता था, मगर ये योगी का स्टाइल है जहां अपराधी के लिए सिर्फ एक सजा नहीं, अतीक के जरिए दूसरे माफियाओं को भी संदेश साफ है। यूपी में जो माफियागिरी करेगा उसकी 7 पुश्तें अपराध का अंजाम भुगतेंगे। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। माफिया अतीक अहमद के चेहरे पर यह डर कुछ वक्त पहले तक कोई सोच नहीं सकता था। डॉन का यह डर जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए सुकून का सबब है जो इसके सताए हुए हैं। ऐसा नहीं कि अतीक ने पहले अपराध ना किया, वो पहले भी अपराध करता था, लेकिन तब धमकाकर या तो गवाहों के मुंह बंद कर दिए जाते थे या फिर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाता था। हालात मगर अब बदल चुके हैं। जो लोग अतीक के डर से खामोश रहते थे, योगी सरकार ने उनमें आत्मबल जगा दिया। डॉन का डर लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं, वो सहानुभूति बटोर रहा है। सहानुभूति इसलिए बटोर रहा है क्योंकि मिट्टी में सरकार ने मिलाई जरूर है, लेकिन ये मिट्टी में मिलना नहीं हुआ। मिट्टी में मिलना मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे आदमी की हत्या कराई है, इस तरह की इनको भी इनकाउंटर हो, इनको भी फांसी की सजा दिलाई जाए। जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को 3 को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं। अतीक की जिंदगी का शायद ये सबसे बुरा वक्त। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक एंड फैमिली पूरी तरह से पुलिस के रडार पर है। अतीक, अशरफ, उसके 2 बेटे अली और उमर पहले से जेल में हैं, तो वहीं घर के दूसरे लोग और शूटर्स फरारी काट रहे हैं। असद अतीक का बेटा है, इनाम 5 लाख रुपए। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, 50,000 का इनाम। साबिर, अतीक का शूटर, 5 लाख का इनाम। गुड्डू मुस्लिम, अतीक का बमबाज, 5 लाख रुपए का इनाम। गुलाम मोहम्मद और अरमान, ये दोनों अतीक के शूटर जो कि 5-5 लाख रुपए के इनामी हैं। अतीक को प्रयागराज लाने के पीछे यूपी पुलिस का मकसद उसे जुडिशियल कस्टडी में लेकर इन फरार लोगों के बारे में पूछताछ करना है। अतीक एक बार फिर प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच चुका है और अब उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट में अशरफ के साथ उसकी पेशी होगी। अतीक का बेटा असद सीसीटीवी में उमेश पाल को शूट करते हुए कैद हो चुका है, लेकिन अतीक उमेश पाल कांड में खुद को निर्दोष बता रहा है। अतीक ने कहा कि उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। अतीक अहमद अब योगी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके परिवार को परेशान ना किया जाए, घर की औरतों को परेशान ना किया जाए। सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को उत्पीड़न न करें। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। अतीक उस परिवार को बख्शने की गुहार लगा रहा है जिसका हर सदस्य अतीक के गुनाहों का बराबर का साझेदार है। ये वही अतीक जिसने बंदूक के दम पर न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीनी, न जाने कितने परिवारों के चिराग बुझा दिए, और अब उसे अपना परिवार याद आ रहा है। माफिया चिल्ला रहा है और अतीक का ये दर्द कई जगह महसूस किया जा रहा है। देखिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए हर अपराधी के ऊपर। कानून से अलग हटके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अदालतों को बाईपास करके
सजाएं देने का काम जो सरकार कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। यह होने होता है कि एक ही पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई। हाँ, यकीनी तौर पे विरोधियों के खिलाफ ही बुलडोजर क्यों चल रहा है? माफिया तो बहुत है यहाँ पर, वो भी तो काम कर रहे हैं। और कोई माफिया अगर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाता है तो धुल के साफ निकल जाता है, फिर तो वो बड़ा पाक साफ हो जाता है। उनको भी देखें। कुछ लोग अतीक पर एक्शन को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस माफिया के सताए गए ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, जो अब तक डर से खामोश थे, लेकिन योगी राज जैसे उनके लिए वरदान बनकर आया। अतीक की दलील ये कि वो 6 साल से जेल में बंद था, लेकिन पीड़ित बताते हैं कि अतीक की बीवी शाइस्ता अतीक की कुर्सी पर बैठकर रंगदारी का कारोबार बखूबी चलाती थी। इस तरह पीड़ित करने लगता है कि जो भी उससे जोड़ता है, पहले तो सोचता है कि भाई से जोड़ के बड़ा मजा आएगा, अब कोई काम नहीं रोक सकता, रे काम करेंगे। लेकिन वो भाई इस तरह उसके घुस जाते हैं अतीक अहमद कि वो उसकी रातों की नींद चली जाती, फिर मजबूरी में कहीं ना कहीं उसको FIR करनी पड़ जाती, या तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मतलब मालिक बन के सफर शुरू होता है कारोबार का, लेकिन फिर अतीक अहमद मालिक हो जाते हैं, आप हो जाते हैं नौकर उसके यहाँ। बस एकदम आपने सही बात कही है। पहले तो मालिक बन के काम किया जाता है, फिर वो उसमें एंट्री मारता है कि 50 चाहिए, और जिसको यहाँ काम करना रहता है, हम लोगों ने तो आवाज उठाते हैं, बहुत सारे लोग जो आवाज नहीं उठाते हैं वो उनके साथ लिप्त हैं और काम भी कर रहे हैं, मजा भी लेते हैं। कुछ लोग हैं उनके नाम पे कमाते भी हैं, कुछ लोग हैं जो उनसे पीड़ित भी हैं लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अतीक का ये काला साम्राज्य योगी राज में ध्वस्त किया जा रहा है। बुधवार को माफिया अतीक के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ। अतीक अहमद के उन करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा गया जो अतीक की काली कमाई के रखवाले थे। यूपी में करीब 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी में 75 लाख रुपए कैश मिला, जबकि 200 बैंक खातों के दस्तावेज मिले। साल 2024 में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष का महामोर्चा बनने की कवायद एक बार फिर शुरू। इस बार ये बीड़ा उठाया बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश इस वक्त दिल्ली में है और विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मिशन पर जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज नीतीश ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों से मुलाकात की। सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या विपक्षी दलों को कांग्रेस की अगुवाई के लिए राजी कर पाएंगे या नहीं। रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हुए राजस्थान में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीने में शूल की तरह चुभा, क्योंकि मोदी के सीधे निशाने पर रहे पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी। वही लालू जो एक बार फिर विपक्षी एकता की धुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनसे नीतीश ने मंगलवार की शाम 45 मिनट की मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद साफ हो गया कि बिखरे और छिटके हुए विपक्ष को नीतीश एकजुट करेंगे, विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, इसे आप मोदी के खिलाफ 2024 में महामोर्चा बनाने की शुरुआत कह सकते हैं। बुधवार को नीतीश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू के ललन सिंह और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के साथ आरजेडी के मनोज झा भी शामिल हुए। मीटिंग में गहन विचार विमर्श हुआ। मीटिंग के बाद सभी नेता मीडिया के सामने आए तो एक सुर में 2024 में मिलजुल कर मोदी का मुकाबला करने की बात कही। नीतीश ने कहा कि फाइनल समझौता हो गया है। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक
हम सभी ने मिलके तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। काफ़ी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। मीटिंग के बाद राहुल ने ट्वीट किया और मीटिंग को ऐतिहासिक बताते हुए मोदी के खिलाफ साथ लड़ने का संकल्प दोहराया। नीतीश कुमार ने पहले ही विपक्षी एकता का समर्थन किया। वो पहले भी कांग्रेस को साथ लेकर चलने की बात कहते रहे, हालांकि कुछ पार्टियां इसके खिलाफ हैं। बहरहाल 2024 आम चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं, यानी वो सोनिया गांधी की जगह ले सकते हैं। अब जब नीतीश ने विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया तो सवाल ये भी, क्या नीतीश विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या वो यूपीए के कुनबे को बढ़ा पाएंगे या फिर वो फूके हुए कारतूस साबित होंगे? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश इससे पहले भी सितंबर में दिल्ली आए थे और तब उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन तब से लेकर अब तक हर मुद्दे पर विपक्षी खेमे में सिर्फ फूट नजर आई। पश्चिम बंगाल में ममता अलग चल रही हैं, महाराष्ट्र में पवार अपना ही पावर गेम खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद गुब्बारे की तरह फूले हैं। हालांकि आज शाम को नीतीश और तेजस्वी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। 24 किरण के लिए विपक्ष ने तड़कम का विशाल तंबू तो तान दिया। इसी तंबू के नीचे 2014 में खड़े हुए मोदी के अजेय दुर्ग को 2024 की जंग में हर हाल में ढहा देने के ख्वाब देख रहा है विपक्ष। तो क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष लामबंद हो जाएगा? क्या 2024 का घमासान मोदी वर्सेस ऑल हो जाएगा? देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सवाल यह भी कि मोदी ब्रांड राजनीति के खिलाफ विपक्ष को जनता किस आधार पर वोट करेगी। हालांकि नीतीश कुमार का भरोसा ये कि वो यूपीए का कुनबा बढ़ाने में कामयाब होंगे। नीतीश इस साल की शुरुआत से कह रहे हैं, अगर सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए।
असल में 2024 का चुनाव मोदी के न्यू इंडिया, न्यू पॉलिटिक्स बनाम विपक्ष के राजनीति के ओल्ड टेस्टामेंट के बीच है, क्योंकि विपक्ष के पास गवर्नेंस का कोई असरदार मॉडल नहीं, स्पष्ट मुद्दों का घोर अभाव है। जो अपने बेचारे कुमार हैं, लाचार कुमार हैं, जिन पर कोई भरोसा नहीं है, जो पलटू कुमार जी हैं, जो अविश्वासी नेता हैं, अब ये इन पर किसी का कोई भरोसा विश्वास नहीं है। ये जंगल राज के गोद में बैठ करके और जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों का, तो ये विपक्ष की एकता नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की एकता का मतलब उदाहरण पेश कर रहे हैं। मुद्दा तार्किक तौर पर मोदी के खिलाफ खड़े होने का है और मोदी से बड़ी लाइन खींचने का है, लेकिन विपक्ष के पास 2024 से पहले और बाद में भी सियासत की इकलौती लकीर जो बची है वो है मोदी विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।